देख रहे हैं आमने सामने नूरुल आरफीन के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आमने सामने। कुछ 2 रोज़ कबल या 3 रोज़ कबल गालिबन हमारी मालूमात में इजाफे का बंदोबस्त किया गया और बंदोबस्त करने वाली शख्सियात काफ़ी मोतबर, काफ़ी मुक़्तदर हस्तियाँ हैं। एक हैं वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब। कौन उनके नाम से वाकिफ़ नहीं, कौन उनकी सलाहियतों से वाकिफ़ नहीं, कौन उनकी जोश और जज्बे से वाकिफ़ नहीं जो वो कराची के शहरियों के हवाले से या बल्कि सूबे सिंध के शहरियों के हवाले से, अपने काम के हवाले से अपने वजूद में समाते हैं। दूसरी मुक़्तदर शख्सियत थी DG रेंजर्स सिंध की। दोनों हस्तियों ने हमारी याददाश्त के लिए, हमारी तसल्ली तशफ़ी के लिए कुछ अल्फाज कहे। वज़ीर आला सिंध ने फरमाया कि कराची अमन का गहवारा बन चुका। वज़ीर आला कहते हैं कि सरमायाकारों की लाइन लग गई, इलाके का निशानदेही करना भूल गए, वरना गालिबन हम भी देख सकते हैं, हमारा कैमरा भी देख सकता है कि सरमायाकार कहाँ लाइन लगाए बैठे हैं, किस सूबे की बात हो रही है, वो कराची कहाँ है। क्योंकि मैं जिस कराची से इस कराची में ये प्रोग्राम करने आया हूँ, प्रैक्टिकली वहाँ इस किस्म की मैं हालत उठा सकता हूँ, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। ताहम वज़ीर आला सिंध का इसरार था कि कराची में अमन व अमान की सूरत हाल इतनी बेहतर हो चुकी है, कराची रोशनियों का शहर बन चुका है और यहाँ प्रैक्टिकली हालत ये है कि शहर में गैर मुल्की सयाहों के लिए कमरे मिलना होटल में बंद हो गए। अब आपके कान यकीनन खड़े हुए होंगे कि ये कुछ घपला है। ऊपर वाली लाइन ठीक थी, कराची अमन का गहवारा बन चुका, ओके, तसल्ली है। लेकिन कराची पेरिस बन चुका, यहाँ गड़बड़ होती है। क्योंकि पिछले दौर में जितने मसीहा आए, जब उन्होंने कहा कि कराची को पेरिस बनाएंगे, तब शहर का बेड़ा गर्क हुआ। DG रेंजर्स सिंध ने कुछ मारूफ सहाफ़ियों से, कुछ तज्ज़ियाकारों से मुलाकात की और उन्होंने बताया कि कराची क्राइम इंडेक्स रेट में 6 से 52वें नंबर पर आ चुका। जानकर अच्छा लगा। दहशतगर्दों के नेटवर्क दोबारा कायम न होने देने का इंदिया भी दिया गया। दहशतगर्दों के हवाले से अपनी कार्रवाइयों का अहाता भी किया गया। DG रेंजर्स ने फरमाया कि 2013 से कबल यौमिया बुनियादों पर 8 से 10 करोड़ रुपए भत्ता दिया जाता था। ताहम कराची ऑपरेशन के 4 बरसों में जराइम में नुमायां कमी वाक़ई हुई। साल 2017 के क्राइम इंडेक्स रेट पर रोशनी डालते हुए उन्होंने बताया कि रवां बरस अब तक दहशतगर्दी का कोई वाक़या रूनुमा नहीं हुआ। भत्ताखोरी के महज 4 वाक़यात रिपोर्ट हुए, जबकि टारगेट किलिंग में 45 अफराद जाँ बहक हुए। DG रेंजर्स ने फरमाया कि ऐसे क्रिमिनल्स, ऐसे दहशतगर्दों को भी गिरफ्तार किया गया जो इससे पहले भी कई मरतबा गिरफ्तार हो चुके हैं। यहाँ फिर अक्ल जो है, वो अक्ल इंसानी जो है, फिर किसी गड़बड़ की निशानदेही करती है कि अगर एक मरतबा किसी को गिरफ्तार कर लिया, मिसाल है जेब काटने के इल्ज़ाम में, तो फिर वो दोबारा कैसे गिरफ्तार हो गया। इसका मतलब है कि पहले जो गिरफ्तारी अमल में आई थी, या तो पुलिस ने केस सही नहीं बनाया, या तो हमारी अदालतों से वो बरी होकर के और फिर वापस आ गए। इस हवाले से कई प्रोग्राम्स हो चुके हैं। दूसरी बात यह कि दहशतगर्दों की गिरफ्तारी, ये जो नेकोकारों को आप देख रहे हैं, जो असलाह देख रहे हैं, ये कराची में नलकों में नहीं आ रहा है, ये ज़मीन फाड़ के निकला है। ये कौन रख गया था कराची में? हर दूसरे दिन बताया जाता है कि मुत्तहदा लंदन, अच्छा अब हर काम मुत्तहदा लंदन का है, बाकी सारे तबलीगी जमात में शामिल हो गए। फारूक सत्तार साहब तबलीग कर रहे हैं, मुस्तफ़ा कमाल साहब तबलीग कर रहे हैं, आफाक अहमद साहब तबलीग कर रहे हैं, और तबलीग तो तबलीग कर ही रही है। बाकी सिर्फ एक मैं ही मुजरिम स्क्रीन पर बैठा आपको नजर आ रहा हूं, या कुछ ये नेकोकार। उस अमन की जिसकी दुहाई दी जा रही है हमारे मुख्तदर हलकों की जानिब से, यकीनन बेहतरी आई है, इसमें कोई दो राय नहीं था। हम ये भी तो हकीकत है कि इस वक्त कराची का कोई गोशा ही शाज़ व नादिर पिक पॉकेटर्स से, मोबाइल स्नैचर्स से और डकैतों से महफूज हो। DG रेंजर्स ने एक और एतराज़ उठाया। उन्होंने फरमाया कि छुरी मार की गैर ज़रूरी खबरों ने भी अमन व अमान की खबरें जो है वो, अब ये देखिए ये कितना नेक काम कर रहा है बेचारा। ये सारी फुटेज ये दिल बहलाने के लिए, ये हमने इंटरनेट से उठा ली, किसी ने शूट कर दी, किसी ने यूट्यूब पर डाल दी। ये नेकोकार जो दुकानें दिन दहाड़े लूटते फिर रहे हैं, ये कहाँ से आते हैं और चले कहाँ जाते हैं? कोई तो हो, ये वो नेक आदमी है, अल्लाह माफ़ करे माज़अल्लाह, कि जिसने ख़वातीन को छुरे मार मार के पता नहीं कौन सी अपनी हिस्स की, पता नहीं कौन सी तस्कीन की थी। और सबसे मज़े की बात ये कि कराची में पुलिस है, कराची में रेंजर्स है, कराची में सब कुछ है, और उसके बावजूद कराची में ये एक आदमी अभी तक मौजूद है। एक आदमी को पंजाब से गर्दन से पकड़ के लेकर के आए थे और बताया गया था कि ये है दरअसल वो अल्लाह मारा जिसने औरतों को छुरे मारे। नतीजा कुछ नहीं।
वो बेचारा भी अपने बयान से मुकर गया। उसने कहा भाई मुझे तो ऐसे ही उठा के ले आएगी। यहाँ उमर शरीफ साहब का वो लतीफ़ा समझ में आता है कि कराची की पुलिस या अगर कोई और इदारे किसी पर हाथ रख दें, यानी इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के बाद अगर मुझ पर हाथ रख दें 10-15 कत्ल तो इखलाकन मैं कबूल लूँगा। मैं ये नहीं कह रहा कि जितने लोगों को पकड़ा गया सब हाजी हैं, लेकिन जिन लोगों को पकड़ा जाता है उनके ऊपर केसेस आए। अब मिसाल के तौर पे एक साहब थे 450 अरब रुपए का उनके ऊपर केस था, उनकी वीडियो आई, सब कुछ हुआ, पीपल्स पार्टी कराची का सदर बना करके उनको बैठा दिया गया और उसके बाद उनकी जमानत भी हुई, ECL से उनका नाम भी निकला, वो आज कराची में दंदनाते फिर रहे। मैं ये नहीं कह रहा कि वो मुजरिम थे, लेकिन ये इतने सारे लोगों की जो शनाख्त परेड हो रही है जिनको स्क्रीन पर आप इस वक्त देख रहे हैं, ये कौन है, किसके आलाकार हैं, कौन इनका पुष्टपना है। एक टारगेट किलिंग करने वाले को मिसाल के तौर पे आपने पकड़कर और जेल में डाल दिया, ओके फेयर इनफ। हाउ अबाउट द ट्रायल, हाउ अबाउट द एविडेंस, कौन उसके खिलाफ गवाही देने के लिए पेयर होगा, जबकि पता है कि कानून में हमारे यहाँ इस तरह के मामलात हैं कि कोई अगर एक विटनेस भी खड़ा हो जाता है उसको और उसकी 7 पुश्तों को अगली पिछली मिटा दिया जाता है। विटनेस प्रोटेक्शन का हमारे यहाँ क्या इंतजाम है? खैर मैं तो कुछ ज़्यादा ही मांग रहा हूँ। विटनेस प्रोटेक्शन, यहाँ मेरी और आपकी प्रोटेक्शन का क्या इंतजाम है? मोबाइल के सामने 2 लड़के आकर के और आपको लूट के चले हैं, आपके ख्याल में मोबाइल आपको रोक लेगी? यहाँ अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि रेंजर्स को पुलिसिंग के इख्तियार क्यों नहीं दिए जाते। मैं तो कहता हूँ दें, ताकि इन मुजरिमों से जो पुलिस की वर्दी में अक्सरियत, सबकी बात नहीं कर रहा, ये देखिए शक्ल से देख लेते हैं कि कौन गरीब आदमी है, कौन बेचारा मजलूम है, और उसके बाद उसकी जेब में हाथ डाल देते हैं डायरेक्ट। एक जगह बात हो रही थी मुख्तदर हल्के में मुख्तदर साहब से, तो उन्होंने फरमाया कि दरअसल AD ख्वाजा साहब को नाकाम बनाने की साजिश है। बताइए गज़ब खुदा का, AD ख्वाजा साहब को अगर इस बात का एहसास है तो दाल फेन करें, इस्तीफे को दें और जान छुड़ाएं। अगर सिर्फ AD ख्वाजा को नाकाम बनाने के लिए कुछ सियासी क़ुव्वतें कराची वालों का सब्र आजमा रही हैं, डकैतियाँ इस वक्त हो रही हैं, गालिब इम्कान नहीं, बहुत अक्सरियत का ये यकीन है। कुछ रिपोर्ट्स इस तरह की हैं या नहीं है, मैं इसके ऊपर कोई तबसरा नहीं करना चाहता, कि अक्सर जगहों पर ये काम पुलिस की मर्जी से हो रहा है। थानों की पुलिस, पिछले कुछ दिनों पहले AD ख्वाजा साहब की एक रिपोर्ट भी अदालत में पेश की गई, जिसमें उन्होंने बताया कि इतने पुलिस वाले जो हैं वो काली भेड़ हैं। मेरा ख्याल है उस रिपोर्ट में भी उन्होंने कसरे नफसी से काम लिया होगा। 80% पुलिस करप्ट है, 80% पुलिस। MQM ने उनको लगवाया, मैं नाम लेके बात कर रहा हूं, जाइए मेरे खिलाफ अदालत में। पीपल्स पार्टी ने उनको लगाया, नून लीग अगर है तो नून लीग भी करे, वरना नून लीग मुझे माफ फरमा दे, इस प्रोग्राम के इख्तिताम पे माफी नहीं मांगूंगा। कितने सारे मसीहा हमारे हैं जिन्होंने पुलिस में काली भेड़ों को लगवाया। अब वो बेचारा, खैर उसको बेचारा क्यों कह रहा हूं, वो करप्ट आदमी 2 लाख 4 लाख मेरी और आपकी जेब से निकाल करके ASI लग गया। अब वो अपने पैसों की वसूली करेगा या वो खिदमत खल्क करेगा? सवाल ये पैदा होता है कि यहाँ पे ये जो नाके लगा करके पुलिस और रेंजर्स जो तफरीह और दिलबस्तगी का सामान कर रही होती है अपने या ऊपर वालों के लिए, ये किसको दिखाने के लिए भाई? अगर फ्री फॉर ऑल छोड़ देना तो छोड़ दो, जाओ खत्म करो यार। पुलिसिंग के इख्तियारात रेंजर्स को नहीं दिए जा रहे, क्यों नहीं दिए जा रहे मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा। मैं तो चाहता हूं कि इनको पुलिसिंग के इख्तियार दें ताकि इनका वजूद माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा, मैं तो ये चाह रहा हूं कि इनको पुलिसिंग के इख्तियार दें ताकि कराची की इस पुलिस से, इस नाम नेहाद पुलिस से जो काली भेड़ों में शुमार होती है, इनसे भी हमारी जान छूटे। और रेंजर्स से, इन्होंने कोई शक नहीं कि रेंजर्स ने कराची में क़याम अमन के लिए जो कुर्बानियाँ दी हैं सबको पता है। कोई माई का लाल शहर में सोच सकता था कि 90 पे जाके के और शनाख्त परेड होगी किसी की? मैंने तो नहीं देखा। लेकिन आगे जाकर के फिर हमने ये भी देखा कि 90 के आसपास से, अतराफ से जो असलाहा मिला, जो बताया गया कि ये 90 वालों का है, 90 के मकीनों का हो सकता है। वज़ीर आला साहब ने भी इस पर मोहर तस्दीक सब की और उसके बाद AIG उस वक्त जो थे उन्होंने भी अपनी मोहर लगाई। लेकिन उसके बाद वो असला कहाँ चला गया? अखबार में आए दिन खबरें आती हैं, मुत्तहदा लंदन का असला पकड़ा गया फलां पार्क से। पार्क में इतने फूल नहीं खिलते जितने यहाँ SMGs और क्लैशनकोव फूट रही हैं। तो ये अमन हुआ कैसे? इसका मतलब है कि ये ट्रैंकुलाइजर दी गई थी दहशतगर्दों को। जिस तरह राहिल शरीफ साहब के ज़माने में बाकायदगी से हमें बताया जाता था कि दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी, एक ऑर्थोपेडिक सर्जन ले आए वो, और उन्होंने उसकी कमर दोबारा जोड़ करके और सामने खड़ा कर दिया। उसके बाद जो बलूचिस्तान में हुआ वो सबने देखा।
तो फिर कहाँ दहशतगर्दी की कमर तोड़ दी गई? मैं ये नहीं कह रहा कि कानून नाफिज करने वाले इदारे मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गए, लेकिन जितने लोगों को पकड़ के आपने जेल में जमा कराया उसके बाद जाकर के जमानत करा के आते हैं, तो ये सब कौन करेगा? ये किसका काम है? फतवे का सिलसिला जारी था, लेकिन यहाँ नवीद मुसर्रत आई है ब्रेक, क्योंकि बहरहाल तनख्वाह का एक बड़ा दारोमदार ब्रेक पर है। ब्रेक से वापस आएंगे एक नए मौजू, एक नए मेहमान के साथ। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फयाजुल हसन चौहान साहब। आप समझ चुके होंगे उनको क्यों ज़हमत कलाम देने जा रहा हूँ मैं। लोग कह रहे हैं तहरीक इंसाफ का क्रेडिट कार्ड छीन गया, जहांगीर तरीन साहब नाअहल हो गए, इमरान खान साहब की बचत हो गई। इमरान खान साहब के यहाँ तो ज़ाहिर है कि जश्न का समा होगा। जहांगीर तरीन साहब के हवासों पर, उनके असाब पर नून लीग वाले कहते हैं बिजली गिराने का सामान किया गया है। ताम नून लीग यहाँ भी खुश नहीं है। जश्न की तैयारियां पूरी थी, लेकिन अदालत उस्मा ने इनफैक्ट जो है वो ये तवक्को पूरी ना होने दी। जहांगीर तरीन साहब तो गए, लेकिन इमरान खान साहब का सियासी कैरियर महफूज हो गया है। इमरान खान साहब के बारे में बताया गया है कि जी इमरान खान के खिलाफ बददियानती साबित नहीं होती। जहांगीर तरीन ने अलबत्ता गलत बयानी से काम लिया, करोड़ों रुपए के कर्जे माफ़ कराए। अलबत्ता हनीफ अब्बासी साहब की अपील जो है खारिज कर दी गई। इस पर इमरान खान साहब का बड़ा दिलचस्प तबसरा था कि एक मनशियात फरोश ने मेरे खिलाफ ही मुकदमा किया था जिसमें उसकी हार हुई। नून लीग सरापा एहतजाज है। वो कह रहे हैं कि जी इमरान खान साहब की कुर्बानी क्यों नहीं की गई, सिर्फ जहांगीर तरीन को कुर्बान करके इमरान खान को बचा लिया गया। मेरे साथ मौजूद हैं फयाजुल हसन चौहान साहब। फयाज साहब, आज खुश तो बहुत हो गए तुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली चीज़ तो यह है कि मैं इमरान खान साहब को खराज तहसीन पेश करूँगा और उन्हें मुबारकबाद दूँगा कि अल्लाह पाक के फजल करम से, नबी पाक के सदक़े, अल्लाह पाक ने पाकिस्तान के हीरो, पाकिस्तान की जान, पाकिस्तान की शान, पाकिस्तान की आन और पाकिस्तान के कप्तान इमरान खान को एक दफ़ा फिर सुरखरू किया और उन्हें इज़्ज़त और वक़ार की मसनद पर बिठाया। दूसरी तरफ आज अल्लाह पाक ने पाकिस्तान की सियासत के ज़ीरो, रुसवाए ज़माना, बदनाम ज़माना, मनशियात फ़रोश एफिड्रीन को जो है वो मिस्टर एफिड्रीन को दोबारा ज़िल्लत और रसवाई से जो है वो हमकिनार किया। और मैं अभी यहाँ बैठा था तो मुझे रावलपिंडी से फ़ोन आए कि आज आपके जनाब मिस्टर एफिड्रीन ने जनाब अपने एफिड्रीन के सूटे लगा के वो NH56 की गलियों और सड़कों पर जो है ना ये कहते फिर रहे हैं कि हाय मेरी अम्मी, हाय मेरी खाला, इमरान खान को क्यों नहीं निकाला। अब वो जो ये गज़ल पढ़ते फिर रहे हैं। लेकिन व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, अल्लाह की इज़्ज़त और ज़िल्लत के फ़ैसले करता है। अल्लाह ताला ने आज बता दिया कि इमरान खान सादिक भी है और अमीन भी है और नवाज शरीफ से बेहतरीन भी है। दूसरी चीज़, जहां आपने बात की ना जहांगीर तरीन साहब की, जहांगीर तरीन साहब अल्लाह पाक के करम से वो बड़ी डिग्निटी के साथ, बड़े डिसेंट तरीके से जो है वो सारे चीज़ को फेस करेंगे। वो गली गली कूचा कूचा जाके अदालत के खिलाफ, पाकिस्तान के अदारों के खिलाफ जो है ना झूठा डिसेंट कैसे होता है, जो है वो गलत बयानी और नहीं 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 मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि वो नवाज शरीफ की तरह या नाअहल शरीफ की तरह वो अदालतों के खिलाफ जो है ना वो जहर नहीं उगलते फिरेंगे। ठीक है ना जी। वो मुझे क्यों निकाला कि जो है ना वो पैराए के अंदर जो है वो पाकिस्तान के अदारों को, पाकिस्तान के सिक्योरिटी अदारों को और पाकिस्तान के अदालती अदारों को क्रिटिसाइज, विलिफाई, रिप्रोच और रिग्रेट करते नहीं फिरेंगे। अच्छा सर, यहाँ कता कलामी की गुंजाइश निकालते हुए मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, क्योंकि मौजू हमारा जाहिर इतना वसी है कि इस पर पूरा प्रोग्राम हो सकता था, लेकिन हम अनफॉर्चुनेटली सिर्फ एक सेगमेंट कर रहे हैं। ये मुझे बताइए, इमरान खान साहब अहल हो गए, जहांगीर तरीन साहब ना अहल हो गए, रिव्यू में आप लोग जा रहे हैं, जो कुछ होगा वो वक्त बता देगा। आप मुझे ये बताएंगे कि अगर जहांगीर तरीन साहब ना अहल थे तो वो तो पिछले अदवार से ना अहल रहे होंगे। जाहिर है ये करप्शन अगर हुई, ये बदयानती अगर हुई, ये गलत बयानी अगर हुई, करोड़ों रुपए के कर्जे माफ़ कराए गए, तो वो उन हैसियतों में कराए गए जब जहांगीर तरीन के पास अराने इक़्तिदार थी। तो ये सिलसिला तो पीछे से जा रहा है। आपके ख्याल में एक ना अहल शख्स अगर एक अहल शख्स की सोबत में रहा हो और इतने तवील अरसे तक रहा हो, यानी उसका जहाज, उसके, आप सब समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ, तो आपके ख्याल में ये तो तहरीक इंसाफ की फाइनेंशियल बैकबोन तोड़ दी गई है आज।
आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि दो बुनियादी इल्ज़ामात कोर्ट की तरफ से थे। एक इनसाइड ट्रेडिंग थी जो इनकी शुगर मिल्स के हवाले से, दूसरी जो आपकी ऑफशोर कंपनी की जनाब बेनिफिशियरी ऑनर होने के हवाले से। ये दो बुनियादी इल्ज़ामात थे और उनमें भी इनसाइड जो ट्रेडिंग के हवाले से उन्होंने एक्सेप्ट किया अदालत ने अपने वर्डिक्ट के अंदर कि इन्होंने इसको तस्लीम करते हुए वो सारी की सारी पेमेंट जो करोड़ों रुपए में बनती थी वो पे बैक की थी। ये भी एक मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान के अंदर एग्जाम्पल है कि अदालत इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रही है कि इस जना जहांगीर तरीन साहब ने माफ़ी भी मांगी और उसके बाद उसको जनाब वो पे बैक भी किए वो सारे पैसे। दूसरी चीज़ जो आपकी बेनिफिशियल ऑनर के हवाले से थी, टेक्निकल बुनियादों पे इनको जो है वो नाअहल करार दिया गया है, उस पर हम रिव्यू पिटीशन करेंगे, लेकिन हम अदालत को कम से कम जो है वो नौज़ बिल्लाह माज़अल्लाह रुसवा करने की कोशिश नहीं करेंगे। अदालत को हम जनाब गली मोहल्लों में और आवाम के सामने जाके जो है विलीफाई करने की कोशिश नहीं करेंगे और ना अभी तक जहांगीर तरीन साहब ने किया। जहांगीर तरीन साहब ने एक आपका ट्वीट उनका आया है जिसके अंदर उन्होंने 1% भी अदालत को डिस्कस नहीं किया और उसको क्रिटिसाइज नहीं किया। सर, ये इमरान खान साहब का एक स्टेटमेंट मेरे सामने मौजूद है, मुझे लगता है ये एग्जैजरेशन से काम लिया इमरान खान साहब ने। यहां लिखा है जहांगीर तरीन पाकिस्तान का वाहिद बिजनेसमैन है जो टैक्स देता है। गजब खुदा का, बाकी सबको आपने एक कटहरे में खड़ा कर दिया जहांगीर तरीन के लिए। नवाज शरीफ साहब भी तो यही कर रहे थे। मैं बता नूरुल आरफीन साहब, मैं बताता हूं आपको, जहांगीर तरीन साहब ने 2016 और 2017 का जितना टैक्स दिया है ना, आप पूरा नवाज शरीफ का खानदान और आपकी नवाज शरीफ की काबीना उसका पिछले 15 साल का टैक्स भी इकट्ठा कर लेना सबका, तो वो उतना नहीं बनता जितना जहांगीर तरीन साहब एक साल का टैक्स देते हैं। सर, एक साल का टैक्स दिया और पीछे करोड़ों रुपए के कर्जे माफ करा दिए, बराबर हो गया ना। मैं अगर आपकी जेब काट के और जाके मस्जिद में चंदा दे दूं तो हलाल हो जाएगा। नूरुल आरफीन, आप बार बार जो है इसको मिसकोट कर रहे हो। आपके फैसले के अंदर कर्जों की माफी के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई जो डिसीजन नहीं आया। इनसाइड ट्रेडिंग है और ऑफशोर कंपनी है, उसकी डिक्लेरेशन है, उसकी बेनिफिशियल ऑनर होना है, ठीक है ना जी। ये कर्जों की माफी का आप बार बार कहने लगे हैं, ये पता नहीं आपको जनाब वो वही हुई है या मैं जो है वो उस फैसले को सही तरीके से या पढ़ नहीं सका हूंगा। ये ऐसा ज्यादा हुआ है, ऐसा हुआ है क्योंकि पूरे दिन तमाम टीवी चैनल ने ढिंढोरा पीटा है सर। मैं तो रात में हाथ लगा। आप अपनी तरफ से एक रवानी के अंदर आ रहे हैं ना अपने लखनवी अंदाज में, तो वो इसमें आप कर्जा माफी को भी जो है आप कहना शुरू हो गए। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। अच्छा, लेकिन एक बात बताइए, इमरान खान साहब ने एक बात बड़ी दुरुस्त कही। यहाँ तो मैं, अगर आप मुझे पार्टी भी कहें तो मुझे एतराज नहीं होगा। इमरान खान साहब ने फखरिया अंदाज में ये कहा कि मैंने 2 कैंसर अस्पताल बनाए, लेकिन मुझे मलाइन करते हुए ये तक नहीं देखा गया कि एक चैरिटी इदारा, उसकी क्रेडिबिलिटी उसको भी स्टेक पे लगा दी गई। ये बात तो बिल्कुल 16 आने दुरुस्त है। लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान साहब के बारे में भी तो ये कहा जाता है कि इमरान खान साहब भी जब लपेटने पे आते हैं तो हर अच्छे काम को लपेट देते हैं। अब जो कैंसर अस्पताल लाहौर का बना है, वो ज़मीन भी तो सियाने कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब ने बतौर प्राइम मिनिस्टर ही दी थी ना, या मैं गलत कह रहा हूँ? तो फिर उनका एक अच्छा काम भी तो इसमें शामिल हो गया। साहब ने अपनी, और भाईजान नवाज शरीफ साहब ने अपनी जेब से दी थी, या नवाज शरीफ साहब ने मियां मोहम्मद शरीफ साहब ने जो विरासत के अंदर प्रॉपर्टी तकसीम की थी उसमें से एक हिस्सा निकाल के जाओ इमरान खान साहब को दिया था। इमरान खान साहब एक हीरो थे, वर्ल्ड कप जीत के लाए थे पाकिस्तान के अंदर। उस वक्त तक किसी ने वर्ल्ड कप नहीं जीता था, ठीक है ना जी। उनको उस हीरो की हैसियत से, उस कप्तान की हैसियत से, उनकी एक नेक नीति के काम के रिवॉर्ड के तौर पे उनको अगर उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान की प्रॉपर्टी दे दी थी तो कोई अपने वालिद साहब की विरासत में से निकाल के नहीं दी थी कि जो आप उनके खाते में डालने लगे हुए हो कि ये नवाज शरीफ साहब की जो ना कोई अच्छाई का काम है। पहली चीज। दूसरी चीज ये है, खान साहब ने गलत कहा कि जिस फर्द ने 2 कैंसर अस्पताल बनाए हो, तीसरा कैंसर अस्पताल बनने जा रहा हो, नमल यूनिवर्सिटी बनाई हो, जिसने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप की सूरत में एक इज्जत, एहतराम, वकार और डिग्निटी दी हो, जिस फर्द ने 20-25 साल बाहर पैसा कमा के पाकिस्तान लाया हो, उसका आप मुवाजना उस डाकू, सुल्ताना डाकू से कर रहे हैं कि जिसने 40 साल पाकिस्तान का पैसा लूट के 3000 करोड़ रुपए, 300 अरब रुपए लूट के बाहर के मुल्कों में ऑफशोर कंपनी और प्रॉपर्टियां बनाई और दुनिया का कोई बर्रे आज़म नहीं छोड़ा जहां पे अपनी जायदाद ना बनाई हो, मेरे और आपके टैक्सों का पैसा लूट के। तो कहां पे राजा भोज, कहां पे गंगू तेली, मुवाजना नहीं बनता। खान साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है। अच्छा, ये मुझे बताइए, अब तहरीक इंसाफ की बचत इस सिलसिले में हो गई कि इमरान खान साहब मौजूद हैं,
आपके ख्याल में जहांगीर तरीन साहब का साथ तहरीक इंसाफ को हासिल रहेगा, और वो भी उस सूरत में कि जब ताहयात ना अहली अभी वो भुगत रहे हैं। रिव्यू में जो कुछ होगा वो तो जाहिर है अभी हतमी तौर पे नहीं कहा जा सकता, अगर ये रिव्यू में भी ऐसा ही रहता है तो आपके ख्याल में जहांगीर तरीन साहब क्यों बिला वजह पैसा बर्बाद करेंगे? अच्छा, वैसे आपस की बात बताऊं, जो लंबा सा आपने ताहयात का है ना, तो एक बात अपने ज़हन में रख लो कि चलो इनकी तो ताहयात हुई है ना, नवाज शरीफ की ताहयात भी हुई है और वाहियात भी हुई है। वाहियात इस अंदाज में हुई कि पिछले 2 साल, सुन ले, पिछले 2 साल से कोई दुनिया का इंटरनेशनल नेशनल टीवी चैनल और प्रेस नहीं है कि जिसने डेली 24 घंटे इनको लाम तान ना किया हो नवाज शरीफ साहब को। फिर उसके बाद नाअहली हुई है। तो मैं समझता हूं कि जहांगीर तरीन साहब की तो सिर्फ ताहयात है, कम से कम वाहियात नहीं है। दूसरी चीज, आपके जहांगीर तरीन साहब ने बड़ा क्लियरली अपने ट्वीट के जरिए से बता दिया है कि वो बिल्कुल जो रुके तो कोहे घरा थे हम, जो चले तो जहां से गुजर गए, रहे यार हमने कदम कदम, तुझे यादगार बना दिया कि मजदाक इमरान खान साहब के साथ वो खड़े रहेंगे, उसी तरह इमरान खान साहब के साथ जहांगीर तरीन साहब खड़े रहेंगे। लेकिन यहाँ मुझे वक्त हुआ है ब्रेक पे जाना है। ब्रेक से वापस आकर एक और मेहमान मेरे मुंतज़िर है एक नए मौजू के ऊपर बात करने के लिए। यहाँ वक्त हुआ प्रोग्राम में एक मुख्तसर सी कमर्शियल ब्रेक शामिल करने का। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं जमात इस्लामी कराची के रहनुमा सरबराह हाफिज़ नईम साहब। उनसे बात करेंगे, नई बोतल में पुराना मशरूब सामने आ गया है। मुत्तहदा मजलिस अमल MMA जिसे कहा जाता था 10 बरस बाद बहाल कर दी गई है। एक मंशूर एक इंतखाबी निशान पर इलेक्शन में जाएंगे, किताब के निशान पर। जमीयत उलमा इस्लाम समीउल हक और जमीयत उलमा पाकिस्तान नूरानी इस इत्तेहाद में शामिल नहीं। सवाल ये पैदा होता है कि ये इत्तेहाद, इसे अचानक बहाल करने की ज़रूरत क्यों पेश आ गई? ये वो कार्य खैर था जिससे मुनव्वर साहब बचते बचाते अपनी इमारत का एक दौर पूरा करके और दूसरे दौर में जो कुछ हुआ बहरहाल वो तारीख का हिस्सा है। आवाम के जहनों में बड़े सवालात हैं, आवाम ने इसको बड़ी तनकीद की निगाह से देखा है, तज्ज़ियाकार इसके ऊपर तज्ज़िया भी कर रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि आजमाए हुए को एक बार फिर आजमाने की क्या ज़रूरत पेश आ गई? क्यों जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान का जो है बोझ वो MMA उठाने के लिए जा रही है? जमीयत उलमा इस्लाम कब हुकूमत में शामिल नहीं रही, अब अचानक वो MMA में शामिल हो रही है। तो क्या अब इस एक इंज़माम के बाद, इस एक बहाली के बाद MMA दीनी जमातों का इत्तेहाद कहलाई जाने की लायक है? और इस इत्तेहाद से क्या फ़ायदा होगा? मजलिस अमल अवाम में अपना एतमाद, अपनी साख कैसे बहाल करेगी? हाफिज़ साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सर ये मुझे बताइएगा, MMA मतलब क्या ज़रूरत पड़ी थी? मुनव्वर साहब तो बच बचा के निकल गए, सिराज साहब ने क्यों ये बोझ उठाने की मतलब जहमत उठाई? और फजलुर रहमान साहब जो हैं, मतलब अब आप खुद समझदार हैं। अच्छा देखें आरफीन, हर एक को हक हासिल है कि वो कोई भी राय कायम करे, लेकिन मुत्तहदा मजलिस अमल एक कामयाब तजर्बा था और आपको याद है 2002 के इंतखाबात में इस तजर्बे ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया मुल्की सियासत में और लोग बिल्कुल तवक्को भी नहीं कर रहे थे। और MMA एक यानी मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, आम आदमी की पार्टी के तौर पर एक दीनी रंग के अंदर उभर कर सामने आई। अनफॉर्चुनेटली पूरा जब 5 साल मुकम्मल होने लगे तो उस वक्त कुछ तनाज़ात के नतीजे में ये फ्रीज़ हो गई। उसके बाद मुसलसल ये बहस JUI में भी, जमात इस्लामी में भी और दीगर जमातों में मौजूद रही और लोगों की तरफ से डिमांड रही कि इंतखाबात की हद तक MMA को बहाल हो जाना चाहिए। जाहिर है कि कभी हाँ कभी ना की बुनियाद के ऊपर बात चलती रही और बिल आखिर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब हम देख रहे हैं कि अजीब व गरीब तरीके से मुल्की सियासत चल रही है और कोई सिमत नज़र नहीं आ रही है, तो दीनी वोटर अगर बिखरा हुआ है और वो लोग के जो ये समझते हैं कि लिबरलिज्म और सेकुलरिज्म की यलगार मुल्क में होने जा रही है, अमेरिका और उसकी गुलामी में हमारे हुक्मरान लोगों को देते चले जा रहे हैं, हम बैतुल मुक़द्दस पे भी बयानात से ज़्यादा कोई काम नहीं कर पा रहे, हम अपने जो है वो साजिशें कर कर खत्म नबूवत के कानून में भी तब्दीली करना चाहते हैं। सर कता कलामी की गुंजाइश निकालते हुए बुरा मत मानिएगा, आपके साथ वाली विंडो में फजलुर रहमान साहब बार बार चल रहे हैं, बार बार नश्तर गिर रहे हैं आसाब पर। ये मुझे बताइए, ये लिबरल और सेकुलर और फलाना ठिकाना जो भी आप इरशाद फरमा रहे हैं, फजलुर रहमान साहब को किस खाते में डालेंगे आप? ये तो गुज़िश्ता 500 साल से इख्तिदार में ही है।
अगर कोई जमहूरी आमिर आता है तब भी इख्तिदार में होते हैं, कोई डिक्टेटर आता है तब भी इख्तिदार में होते हैं। ये कब अपोजिशन में होते हैं? और इनकी जो नेक नामी इन्वर्टेड कॉमास में, आपके ख्याल में उसके बाद MMA को और MMA में शामिल जमातों को ये खुशफहमी क्यों है कि अवाम एक बार फिर आपको उसी एतमाद से नवाजेंगे जो माजी का हिस्सा था? देखिए, ये जितनी दीनी जमातें हैं, जिसमें जमात इस्लामी, जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप, जिसमें जमीयत अहले हदीस, जिसमें जो है वो इस्लामी तहरीक पाकिस्तान और जिसमें जमीयत उलमा पाकिस्तान शामिल हैं, इन सबसे लोगों को एक तवक्को है, इनका एक वोटर है, इनका एक सपोर्टर है और इन सब के बिखरे हुए वोट होते हैं। ये जब कलेक्ट हो जाते हैं तो ये जमा नहीं होते, ये ज़रब हो जाते हैं। हम देखिए, पार्टी को ये हक हासिल होता है कि वो किसी हुकूमत में इत्तेहादी हो या ना हो, अपोजिशन में बैठे। हम KPK में PTI के इत्तेहादी हैं, जमीयत उलमा इस्लाम मरकजी हुकूमत में नवाज शरीफ साहब की इत्तेहादी है। और जब हमारी ये MMA अब दोबारा बहाल हुई है तो इसमें ये बात सामने आई है कि ये दोनों चीजें कैसे चलेंगी। तो 1 महीने में हम इसको डिसाइड कर लेंगे कि कौन कैसे अच्छे तरीके से खुश उसलूबी के साथ अपने इन मामलात को तय करता है। तो हम ये समझते हैं कि ये बड़ा मसला नहीं है। हर एक के अपना एक सियासत का एक अंदाज होता है और एक नुक्ता नजर होता है। जमात इस्लामी की जो सियासत है वो जमात इस्लामी के साथ है, बहसियत पार्टी हम जमात इस्लामी की सियासत के जवाब दें। लेकिन जब हम एक अलायंस बनाएंगे, एक निशान के ऊपर इंतखाबात लड़ेंगे, तो हम किसी कॉमन एजेंडे के ऊपर ये काम करेंगे। सर, एक तरफ जमात इस्लामी का वो रूप सामने आता है कि जिसमें जिस मामले में कोई नहीं बोलता, अभी आपने खुद इरशाद फरमाया बैतुल मुक़द्दस का मामला इतना हुआ, हमारे हुक्मरान सिर्फ ज़बानी जमा खर्च से काम ले रहे हैं, कोई एक आवाज़ ऐसी नहीं उठी। उसके उस वक्त जमात इस्लामी ने मिलियन मार्च के इनेकाद का ऐलान किया जो बज़ात खुद एक खुशाइंद अम्र है। यहाँ हमारे यहाँ बहुत सारी क़ुव्वतों ने 350 आदमी शारा फैसल पे ला करके और मिलियन मार्च किए हैं। आपके ख्याल में इस 1 मिलियन मार्च से इसराइल को कितना नुकसान पहुँच जाएगा? और फजलुर रहमान साहब और उनकी जमात जितना आपको डैमेज करेगी उसकी तलाफी कैसे होगी? मैं फिर वहीं चौरंगी घूम के आ गया। नहीं, मेरा ख्याल है डैमेज नहीं होगा। देखिए, एक नुक्ता नज़र आपका हो सकता है, लेकिन हम ये समझते हैं कि इसके नतीजे में, मैं तो अपने कराची को जानता हूँ, मैं कराची में ऐसे लोगों से मिलता हूँ, चलता हूँ, फिरता हूँ। बहुत सारे लोग इख्तिलाफ भी करते हैं इस आइडिया से, लेकिन बड़ी तादाद में लोग कहते हैं कि यार आपने इस MMA को क्यों खत्म कर दिया था, क्यों इसको फ्रीज कर दिया था। इसके नतीजे में एक उम्मीद पैदा होती है। यहाँ बिखरी हुई सियासत है। पहली मरतबा लोगों अब राय कायम करने जा रहे हैं कि हमें क्या करना है। अगर ये तमाम दीनी वोट और फिर उसके बाद जो जमात इस्लामी की अपनी एक साख मौजूद है, वो जब आपस में जमा होगी तो इंशाअल्लाह इस शहर के अंदर एक मुतबादिल कुव्वत के तौर पर ये MMA भी सामने आएगी और जमात भी सामने आएगी। तो ये हमारा जो मिलियन मार्च है, देखें, ये तो ना जमात इस्लामी का है ना MMA का है, ये तो हर मुसलमान का मार्च है। ये 20 करोड़ पाकिस्तानियों का नहीं, 150 करोड़ मुसलमानों का मार्च है। और ये इसलिए है कि हमारे ईमान पे हमला किया अमेरिका ने, इसराइल ने, और उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम कुछ नहीं कर सकते, सड़क पे तो आ सकते हैं। तो हम ये समझते हैं कि हमें अपने फर्ज अदा करना चाहिए और इसके नतीजे में एक उम्मीद पैदा होती है। इसके नतीजे में जो मुजाहिदीन अल-कुद्स में गोलियां खा रहे हैं और वहां पर हमारा मुकदमा लड़ रहे हैं, खड़े हुए हैं, मुजाहरे कर रहे हैं, नमाजें पढ़ रहे हैं, अंबिया की सरजमीन के तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं, उनको हौसला मिलेगा। और मैं आपको बताऊं कि ये जो मिलियन मार्चेस होते हैं ये हवाओं में नहीं जाते हैं। इसके नतीजे में हमसे इस वक्त बैनुल अक़वामी जो सहाफ़ती एजेंसियां हैं मुसलसल राब्ता कर रही हैं कि कैसा मिलियन मार्च होगा, छोटा होगा, बड़ा होगा, कहाँ होगा। क्यों? इसलिए कि उन्हें मालूम है कि आवाम के इज्तिमा में अल्लाह ताला ने कुव्वत रखी है, ताकत रखी है। तो मैं समझता हूं बैतुल मुक़द्दस का मसला हो, अमेरिका मुखालिफ तहरीक का मामला हो, इसराइल को साइड यानी बिल्कुल किनारे लगाने के लिए जद्दोजहद का मामला हो, या इंडिया के खिलाफ मुजाहिमत की बात हो, तो हम अपने अपने प्लेटफॉर्म पे तो इस काम को करते हैं। लेकिन MMA का एजेंडा यही एजेंडा होगा। इसी एजेंडे पर हम MMA को बनाएंगे और चलाएंगे और इंशाअल्लाह ताला सब मिलकर इस पर चलेंगे। और माजी की चीजों से सबने सबक सीखा है। जाहिर है कि जमात इस्लामी को भी अब चीजें रियलाइज की हैं, उसने JUI ने भी की हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब बहुत इस अच्छा, उनके बारे में बताइए, उन्होंने की क्या रखते हैं? जी हाँ, जब भी तो MMA बनी है। अच्छा, ये मुझे बताइए, तो इलेक्शन से 1 महीने पहले इस्तीफा दे देंगे, वो कहेंगे मैं तलाफी के लिए फिर इलेक्शन में जा रहा हूं, और उसके बाद फिर किसी के कंधे पे चढ़ के असेंबली में पहुंच जाएंगे। ये तो मतलब सर अब ऐसा ना करें ना, अब इतना सब्र भी मत आजमाएं। और दूसरी बात, जिस अमेरिका को अभी आप जो है वो कोसने दे रहे थे, ये मुझे बताइए, उसी अमेरिका के यार, मैं सियासी जुमले इस्तेमाल कर रहा हूँ, जमात इस्लामी के जलसों में जो सुनता था कि वो खड़े होते थे लोग स्टेज पे, अल्ताफ हुसैन को तो नौबत ही नहीं आती थी, वो तो खैर वो अलग ही मामला था। यहाँ जमात इस्लामी की कोई भी क़यादत हो, वो गटर का ढक्कन ना हो, अमेरिका को कोसने देती थी। अमेरिका के यार जो भी इलेक्शन में जीत करके और कभी भी आते थे, अभी भी अगर मिसाल के तौर पे इस वक्त पाकिस्तान में हुकूमत उनकी मर्जी से बनी है, अगर तो बनी है, मुझे नहीं पता,
तो उनके इत्तेहादी तो ये बैठे हुए थे मौलाना फजलुर रहमान साहब, अभी तक तादम तहरीर नहीं, तादम गुफ्तगू, उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया। और आपके ख्याल में आपके साथ भी बैठेंगे, आपकी साख को भी डैमेज नहीं करेंगे और आप इलेक्शन भी जीत जाएंगे। सर सवाल फिर वही है, ऐसा कैसे होगा? कराची के अवाम इतने नादान कैसे हो जाएंगे? नहीं, कराची के अवाम तो नादान थे, अब इस नादानी से निकलना शुरू हो रहे हैं इंशाल्लाह। कराची के अवाम के सामने हम एक खुली शाहराह रखेंगे। देखें, इत्तेहाद होते हैं एजेंडे पर, इत्तेहाद होते हैं किसी बुनियाद के ऊपर या पार्टियों की कमजोरियों की वजह से, वरना कोई क्यों सियासी इत्तेहाद करेगा। जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान एक अलग सियासी जमात है, जमात इस्लामी एक अलहदा सियासी जमात है। जमात इस्लामी का इकामत दीन का अलहदा एक कॉन्सेप्ट है। हमारा काम सिर्फ इंतखाब लड़ना भी नहीं है, ये हमारे कामों का एक पार्ट है। हमारा काम तो खिदमत का काम है, हमारा काम तो इल्मी काम है, हमारा काम तो जो है वो बहुत वसी दायरे के अंदर फैला हुआ एक पूरा पैकेज है मुआशरे की तब्दीली का। जमीयत उलमा इस्लाम अपने दायरे में काम करती है, उसका अपना नुक्ता नजर है। राइट हाफिज साहब, आपका नुक्ता नजर यहाँ तक पहुँच गया। देखते हैं अवाम आपको क्या एतमाद बख्शते हैं। नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त अब खत्म हुआ। नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आमने सामने की टीम को इजाज़त दीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।